वह 11 सितंबर की 17वीं बरसी की सुबह थी, जो आतंकवाद की भयावहता की एक गंभीर याद है। इस साल 11 सितंबर को जब अधिकांश न्यूयॉर्क वासी अपने दैनिक काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहे थे, 370 यात्रियों के साथ एक लंबी दूरी का बोइंग 777-300 जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। एयर इंडिया का विमान दुनिया का सबसे बड़ा जुड़वा इंजन वाला जेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के ऊपर ध्रुवीय मार्ग का उपयोग करते हुए 15 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान के अंतिम चरण में था। नियंत्रण पर 2 पायलट और 2 सह पायलट थे। इसमें एयर इंडिया का एक अनुभवी पायलट भी शामिल था, जिसे सितंबर 11 की एक और बड़ी आपदा को विफल करने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही बोइंग विमान JFK से लगभग 14 मील की दूरी पर पहुंचा, जो अब तक एक सामान्य उड़ान थी, कॉकपिट के अचानक विभिन्न रंगों की आवाजों और रोशनी से गूंज उठा। पायलटों को जल्दी ही पता चला कि एयर इंडिया 101 कई विशिष्ट विफलताओं के बीच था। अगले 38 मिनट भारतीय विमानन के लिए सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक थे, क्योंकि मशीनों की विफलता को दूर करने के लिए मानव कौशल काम आया। आखिरकार विमान सुरक्षित रूप से उतर गया, लेकिन बाद में उसे न्यू जर्सी के दूसरे हवाई अड्डे नेवार्क पर ले जाया गया। इस तरह की विफलता बहुत दुर्लभ है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो यह अच्छा था कि एयर इंडिया के पास इसे संभालने के लिए एक अनुभवी कप्तान था। पूर्व एयरलाइन प्रशिक्षक पायलट और एक सुरक्षा विशेषज्ञ कैप्टन मोहन रंगनाथन ने कहा, एक कच्चा हाथ इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। एयर इंडिया घटना की आंतरिक जांच कर रही है, एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा। जांच की रिपोर्ट, जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, शीघ्र ही सामने आनी चाहिए। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर मिंट से बात की और कहा कि इंजीनियरों ने 777-300 को न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने के लिए उपयुक्त माना था। हम केवल उन कारणों का अनुमान लगा सकते हैं जिनके कारण इस प्रकार की बहुसाधन विफलता हो सकती है। अधिकारी ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी दुर्घटना जांच एजेंसी भी है, जो इस घटना की जांच कर सकती है। NTSB ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। JFK से 4 मिनट की दूरी पर न्यूयॉर्क का आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बादलों की छत लगभग 200 फीट की थी। किसी भी अन्य विमान के लिए जिसका सिस्टम पूरी तरह से चल रहा था, यह कोई समस्या नहीं होती। कॉकपिट के अंदर कमांडर रुस्तम पालिया और प्रथम अधिकारी कैप्टन विकास, साथ ही पायलटों का दूसरा सेट कैप्टन सुशांत सिंह और कैप्टन DS भट्टी थे। प्रोटोकॉल के अनुसार लैंडिंग के दौरान 4 पायलटों संयोग से सभी मुंबई से और उनको कॉकपिट में मौजूद रहना आवश्यक था। कैप्टन पालिया और उनकी टीम को हवाई अड्डे के लिए संपर्क करते समय एहसास हुआ कि बोइंग का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम खराब हो गया था, जबकि यह हवाई अड्डे से लगभग 3 से 4 मिनट की दूरी पर था। मध्य हवा में टकराव को कम करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली TCAS भी विफल हो गई थी। ILS विमान को उतारते समय पायलटों को मार्गदर्शन करने में मदद करता है, खासकर जब वे रनवे के साथ दृश्य संपर्क स्थापित करने में असमर्थ होते हैं, खासकर बादल या कोहरे वाले दिन के दौरान। ISL में 2 भाग होते हैं, जबकि लोकलाइजर विमान के रनवे पर लॉक को हो जाने के बाद उसे रनवे की केंद्र रेखा पर मार्गदर्शन करने में मदद करता है। वहीं ग्लाइड स्लोप इसे एक डिसेंट प्रोफाइल पर नीचे लाता है। जैसे ही JFK में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने लैंडिंग दृष्टिकोण के लिए लोकलाइजर पर जाने के लिए AI 101 को मंजूरी दी, कैप्टन पालिया और उनके चालक दल को एहसास हुआ कि लोकलाइजर विमान के सिस्टम पर कैप्चर नहीं किया गया था। कैप्टन पालिया ने कहा, हम मूलतः अंधे हो रहे थे। JFK के पास पहुंचते समय पायलटों को एहसास हुआ कि बोइंग की लैंडिंग प्रणाली खराब हो गई थी। हवाई अड्डे से केवल 3 से 4 मिनट की दूरी पर ही थे, चूंकि बादल का आधार 200 फीट के करीब था। कैप्टन पालिया और चालक दल गैर सटीक दृष्टिकोण या ऐसी लैंडिंग का उपयोग नहीं कर सकते थे जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइड पथ पर मार्गदर्शन का उपयोग नहीं करती हो।
लेटरल नेविगेशन और वर्टिकल नेविगेशन का उपयोग करने वाला एक गैर सटीक दृष्टिकोण जो विमान के स्थान को जानने के लिए जीपीएस से डेटा लेता है एक विकल्प नहीं था, क्योंकि इसके लिए 650 के बहुत ऊंचे क्लाउड बेस की आवश्यकता होती थी। चालक दल ने लैंडिंग गियर में कुछ समस्या के बारे में फ्लैश चेतावनियां भी देखी, जो सौभाग्य से एक गलत अलार्म निकला। जैसे ही AI 101 जारी रहा और अपने दृष्टिकोण पर स्थिर हो गया, चालक दल ने JFK के चारों ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि 200 फीट की बादल छत के साथ एक गैर कार्यशील ISL के साथ उतरना बहुत जोखिम भरा था। कैप्टन पालिया ने कहा, ATC ने हमें ऑटो लैंडिंग करने के लिए कहा, जिसके बारे में हमने कहा कि यह कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, इस बीच हम लैंडिंग के लिए बेहतर क्लाउड बेस के साथ वैकल्पिक हवाई अड्डों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पायलटों को अब एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, तेजी से घटता ईंधन। नई दिल्ली से अपनी नॉन स्टॉप उड़ान के बाद गो अराउंड करने के बाद विमान में लगभग 7.3 टन ईंधन या 1 घंटे का ईंधन बचा था, जिसमें 2 टन तक ईंधन जल गया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान की तुलना में अधिक ईंधन की खपत करता है। लैंडिंग के लिए पास के वैकल्पिक हवाई अड्डे पर निर्णय लेने के लिए पायलट लगातार JFK में ATC से नवीनतम मौसम अपडेट मांग रहे थे। कुछ क्लाउड बेस के साथ कुछ वैकल्पिक हवाई अड्डों के लिए सुझाव पेश किए गए थे, हालांकि ईंधन स्टॉक कम होने के कारण इसे छोड़ना पड़ा। कैप्टन पालिया ने कहा, इतनी लंबी उड़ान के बाद हमारे पास अपने प्राथमिक वैकल्पिक नेवार्क और द्वितीय वैकल्पिक स्टीवर्ट यहां तक पहुंचने के लिए केवल ईंधन था और आधे घंटे का समय था। इस बीच AI 101 को अन्य यातायात से अलग कर दिया गया, जबकि पायलटों ने इस मुद्दे पर तत्काल काम करना शुरू कर दिया। हमें LNAV और VNAV का उपयोग करने के लिए 600 फीट से अधिक के क्लाउड बेस वाले हवाई अड्डे की आवश्यकता थी। उस समय जब हम तय कर रहे थे कि क्या करना है, ATC ने हमें बताया कि 600 फीट से अधिक ऊंचाई पर बादल वाले क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, कैप्टन पालिया ने कहा, जबकि पायलटों ने कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीके पर काम किया। कैप्टन पालिया ने RNAV का उपयोग करने जैसे अन्य विकल्पों पर विचार किया, लेकिन पायलटों के पास जाने का कोई समय नहीं था। कम ईंधन और थकान के साथ चार्ट के माध्यम से ही सेट हो रहा था। मेरे दिमाग में अन्य दृष्टिकोण करने के विकल्प चल रहे थे, लेकिन यह हमारी चर्चा में नहीं आया क्योंकि तनाव बहुत अधिक था और हम 15 घंटे की उड़ान के बाद पहले से ही थकान से ग्रस्त थे, कप्तान पालिया ने कहा। पायलटों ने ATC से नवीनतम मौसम रिपोर्ट मांगना जारी रखा, जिसने उन्हें सूचित किया कि नेवार्क हवाई अड्डे पर, जो JFK हवाई अड्डे से लगभग 51.5 किलोमीटर दूर है, बादल की छत 200 फीट से 400 फीट हो गई है। पायलटों ने विकल्प अपनाने का फैसला किया। आदर्श रूप से हम चाहेंगे कि बादल की छत 700 फीट पर हो, लेकिन तब 400 फीट 200 फीट से बेहतर था और कम से कम हम कुछ देख सकते थे और अपने विमान को संरेखित कर सकते थे, कैप्टन विकास ने कहा। हालांकि उन्हें विमान को रनवे के केंद्र में संरक्षित रखने की चुनौती का सामना करना था। 777-300 का वजन 158 टन से अधिक है और इसलिए इसे सटीक रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह रनवे से आगे निकल सकता है। पायलटों को पहले JFK के लिए AI 101 के दूसरे दृष्टिकोण के दौरान एहसास हुआ था कि 3 रडार अल्टीमीटर ने काम करना बंद कर दिया था। कैप्टन पालिया ने कहा, यह काफी अनसुना है। एक ही समय में 3 रडार अल्टीमीटर की विफलता। एक रडार अल्टीमीटर एक विमान के नीचे वर्तमान में मौजूद इलाके से ऊंचाई को मापता है कि रेडियो तरंगों की किरण को प्रतिबिंबित करने में कितना समय लगता है। जमीन पर उतरे और विमान पर वापस लौटे। जब कोई विमान 2500 फीट से नीचे होता है तो ये उपकरण सक्रिय हो जाते हैं। यह एक आउट ऑफ बॉक्स स्थिति थी। हमें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने LNAV और VNAV दृष्टिकोण पर निर्णय लिया, जो हमने पहले नहीं किया था। हालांकि विमान का LNAV ठीक काम कर रहा था, जिसे पायलटों ने लैंडिंग के लिए अपने पिछले दृष्टिकोण से समझ लिया था। वे खुश थे यह देखने के लिए कि विमान के सिस्टम VNAV पथ पर लॉक करने में सक्षम थे। कैप्टन पालिया ने कहा, अब हम जानते थे हम ऊंचाई के हिसाब से सुरक्षित थे। जब हम VNAV से लॉक हो गए तो हम लगभग 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर थे। हालांकि लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर नेवार की ओर बढ़ते समय पायलट विमान का VNAV पथ खो गए। कैप्टन पालिया ने कहा,
यह चीज बहुत तेजी से हो रही थी। जब हमने अपने अंतिम दृष्टिकोण में लगभग 3 मील की दूरी तय की थी, इससे हमारी उतरने की दर या गति 800 फीट प्रति मिनट से बढ़कर 1200 फीट की प्रति मिनट हो गई। इस बीच यात्री और केबिन क्रू कॉकपिट में उभर रहे संकट से अनभिज्ञ थे। उन्हें केवल यह बताया गया कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण विमान को नेवार की ओर मोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे हम तेजी से नीचे उतरने लगे, हमारी गति बढ़ने लगी। इस गति को कम करना पड़ा क्योंकि विमान ने अपनी नाक नीचे कर ली थी, कैप्टन पालिया ने कहा। तभी कमांडर ने विमान के उतरने और उतरने की गति को कम करने के लिए ऑटो पायलट से मैनुअल मोड पर स्विच करने का फैसला किया। लेकिन जब आप कुछ देख भी नहीं सकते हैं तो आप विमान की नाक को नीचे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धीरे से रास्ते पर आना होगा और विमान को धीमा करना होगा ताकि फ्लैप का उपयोग किया जा सके, जो मूल रूप से हुआ है, कप्तान पालिया ने कहा। नीचे उतरते समय पायलटों के पास नेवार्क में बादल का आधार 400 फीट पर था और बादल 200 फीट पर टूटा हुआ था, जिसका मतलब था कि पायलट 200 फीट पर बादल के पार देख सकते थे। बादलों की स्थिति साफ हो रही थी, लेकिन यह पूरी तरह साफ नहीं था। विमान का सटीक दृष्टिकोण संकेतक, जो विमान के सही रास्ते पर होने पर 2 सफेद बत्तियां और 2 लाल बत्तियां दिखाता है, सभी सफेद बत्तियां दिखाता है, जिसका मतलब है कि विमान अभी भी रास्ते पर बहुत ऊपर है। जब विमान नीचे की ओर झुक रहा था तो पायलटों को तुरंत विमान को संरेखित करना पड़ा, जबकि रेडियो अल्टीमीटर काम नहीं कर रहा था। विमान प्रणाली में ऑटो कॉल आउट थे, जो हमें जमीन से दूरी बताते थे, 100 फीट, 50 फीट, 40 फीट, 10 फीट, जब तक हम नीचे नहीं उतरे, कैप्टन विकास ने कहा। पायलट कॉकपिट में बैठे थे, जो लगभग 2 मंजिला ऊंचा है। कैप्टन पालिया ने कहा, मैं रनवे देख सकता था, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया और विमान को उतार लिया। एक बार जब हमने रनवे को देखा तो हमने विमान पर नियंत्रण कर लिया और सुरक्षित लैंडिंग की। उतरते समय हम केंद्र की सीध में थे, कैप्टन विकास ने कहा। विमान 777-300 का इंजन बंद होने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद नेवार्क में बारिश शुरू हो गई। हमारे पास बहुत छोटी खिड़की थी। अगर 20 मिनट पहले बारिश हुई होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, कैप्टन पालिया ने कहा। दोनों पायलटों ने विशाल जेट लाइनर की सफल लैंडिंग का श्रेय टीम वर्क को दिया, जिसमें पायलट ने दूसरे के किसी भी महत्वपूर्ण कदम पर नजर नहीं रखी। टीम वर्क ने बहुत आत्मविश्वास पैदा किया, कैप्टन पालिया ने कहा। कम से कम मुझे पता है कि अगर मैंने किसी तरह की गलती की थी तो उसे तुरंत बता दिया गया था। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को देखी गई कई उपकरणों की विफलता दुर्लभ है। यह एक बेहद सुरक्षित मशीन है और अगर मौसम खराब हो, ठीक था, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि विमान के इंजन बिल्कुल ठीक थे, कैप्टन पालिया ने कहा। उन्होंने कहा, हम बहुत सी मैनुअल लैंडिंग करते हैं, लेकिन ऐसे मौसम की स्थिति में नहीं और इस संयोजन के साथ नहीं। कम बादल कवर के साथ रेडियो अल्टीमीटर, ILS और TCS की विफलता। एक विमानन विश्लेषक ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच एयर इंडिया के 4 पायलटों ने विमान को उतारने का शानदार काम किया। यदि एयर इंडिया विवेकपूर्ण होना चाहती है तो उसे इस मामले की गहन जांच करने की आवश्यकता है। जैसे ही चारों पायलट होटल की ओर बढ़े, उन्हें एहसास होने लगा कि कैसे उन्होंने एक बड़ी आपदा को टाल दिया। AI-101 पर सवार किसी भी पायलट को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि प्रशिक्षण सिमुलेटर में भी, कप्तान पालिया ने कहा। हमें ऐसी स्थितियों में सोचना नहीं, बल्कि कार्य करना सिखाया जाता है।